बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। हम डिप्रेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये उससे रिलेटेड 10वां ऑलमोस्ट लेक्चर है। इसके अलावा 1-2 लेक्चर और रह गए इंशाल्लाह, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। हमने डिप्रेशन को डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने बताया कि डिप्रेशन होता क्या है, फिर उसके कॉजेज़ बताए, फिर डिफरेंट हाइपोथेसिस उससे रिलेटेड बीडीएनएफ की हाइपोथेसिस, मोनोमीन हाइपोथेसिस थी, वो डिस्कस की। फिर हमने एंटी डिप्रेशन के बारे में पढ़ा, वो क्या होती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद हमने एसएसआरआई पढ़े, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, फिर एसएनआरआई पढ़ा, सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स पढ़े। अब हम पढ़े हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट की ही क्लास है, लेकिन ये एटिपिकल है। अब एटिपिकल इनको क्यों कहते हैं? क्यों टिपिकल वो होती है, टिपिकल जो एसएसआरआई हो गया, एसएनआरआई हो गया, टीसीए, उनको टिपिकल ड्रग्स कहते हैं। एटिपिकल इसको इसलिए कहते हैं ये उससे हट के हैं, ये नॉर्मली टिपिकल से रिलेट नहीं करती, इनके थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एसएसआरआई या एसएनआरआई या टीसीए की निस्बत ये डिफरेंट है। इसलिए हमने इनको एक अलहदा क्लास बना दी जिसको हमने एटिपिकल कहा, जो टिपिकल से थोड़े डिफरेंट हैं। जब टिपिकल जो ड्रग्स हैं वो इफ़ेक्ट शो नहीं कर रही होती, उस केस में हम जो एटिपिकल ड्रग्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। बहुत आसान है, समझना भी आसान है। मैं आपको आसान सी वर्डिंग इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो आपने ये टेक्स्ट देख के घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आसान वर्डिंग में आपको बता दूँगा, आप वैसे ही लिखाना। अब एटिपिकल की समझ आ गई, हम इनको एटिपिकल कहते क्यों हैं। अब यहाँ पे 4 ड्रग्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी 2 ड्रग्स हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो 4 ड्रग्स ये लिखी हुई हैं मैंने, उसके अलावा 2 और भी हैं, उनको भी हम बारी-बारी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले वो कहता है बुप्रोपियोन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको आसान सी वर्डिंग इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। ये मैंने डायग्राम ना मैंने मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में डिस्कस की हुई है। तो अभी भी इसमें भी मैं आपको थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे दूँगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपको सही प्रॉपर समझ नहीं है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अच्छा, वो जो बुप्रोपियोन जो है वो कहता है कि ये जो डोपामाइन, आपको पता है ना, मैंने डिप्रेशन में बताया था कि 3 मोनोमीन हाइपोथेसिस में क्या है कि नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल जब ब्रेन में कम हो जाता है उसकी वजह से डिप्रेशन होती है। तो बुप्रोपियोन क्या करता है कि डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को ज़्यादा कर देता है। कैसे करता है कि डोपामाइन और जो नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक है उसको इनहिबिट कर देता है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि ये जो सिम्पटम्स के जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स है उसको एलिवेट कर सके। उसके अलावा ये क्या करता है, अच्छा उसके लिए वो कहता है कि हम ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका डिप्रेशन का पेशेंट था वो निकोटीन का एडिक्ट था, तो हम उसके जो विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं ना, उसको कम करने के लिए, जो उसकी क्रेविंग है, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, या उसके जो निकोटीन की वजह से उसको कम करने के लिए हम निकोटीन से हटा के उसको स्मोकिंग का सेशन भी दे सकते हैं, ताकि फिर ना बहुत ज़्यादा बुरे से कम बुरा ज़्यादा अच्छा है, कम बुरा अच्छा है। तो हम वो वाला करते हैं कि स्मोकिंग का सेशन देते हैं ताकि वो जिसको निकोटीन के जो विथड्रॉल सिम्पटम्स है वो कम हो जाएँ। उसके बाद जो इस बुप्रोपियोन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें क्या है, ड्राई माउथ है, स्वेटिंग है, नर्वसनेस है, वही जो हमने पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसको पता होना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जो इसमें और बाकी जो हमने एसएसआरआई और एसएनआरआई जो हमने पढ़ा था उसमें मेन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन का जो है वो लो इंसिडेंस से कम चांस है। वो प्रोपियोन या एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के केस में सेक्सुअल डिस्फंक्शन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन वो ये कहता है कि आपने उन पेशेंट्स में ये ड्रग अवॉइड करनी है जिनको पहले ही सीज़र के चांसेस हैं। ठीक है, अवॉइडेड इन पेशेंट्स जिनको पहले ही सीज़र के चांसेस हैं, या जिनको पहले ही ईटिंग डिसऑर्डर है जिसको हम बुलिमिया कहते हैं। ये मैंने इसलिए बनाता हूँ ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप बाद में एंड पे ले लो, ताकि आपने अगर प्रिंट वगैरह करवाना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसे, तो ये कहता है एक अच्छा-सा बन जाता है, आपको नोट करने की साथ-साथ ज़रूरत नहीं है, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। उसके बाद वो कहता है, अब हमने इसके बाद पढ़ना है मिर्टाज़ापिन के बारे में। मिर्टाज़ापिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ना, यहाँ पे ऊपर प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। ये कहता है यहाँ पे देखो, इस जगह पे अल्फा 2 रिसेप्टर लगा होता है नोरेडिनर्जिक न्यूरॉन पे भी। तो ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये मिराज़िपिन लिखा हुआ है, यहाँ पे ना मिट्राज़िपिन आना था। तो ये क्या करता है, इसको आगे ब्लॉक करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करता है कि जब वो देखता है कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ठीक हो गया है,
तो ये इनहिबिशन कॉज करता है इसकी रिलीज़ की, तो ये रिलीज़ नहीं होता। जब हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो ये फिर जो है न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ को इनहिबिट नहीं करेगा, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ज़्यादा ही रहेगा, तो इसकी वजह से जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट हो जाती है। उसके बाद तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मिटाज़ेपिन का, और दूसरा ये क्या करता है कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की न्यूरोट्रांसमिशन ज़्यादा कर देता है। ज़्यादा कैसे करेगा कि अल्फा 2 रिसेप्टर को भी ये ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इनहिबिशन नहीं होगी न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो उसकी वजह से जो उनकी रिलीज़ है वो बढ़ जाएगी या इन्हांस हो जाएगी इसकी न्यूरोट्रांसमिशन। और दूसरा काम ये करता है कि 5HT2 जो रिसेप्टर्स है उनको एंटागोनाइज करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि मिटाज़ेपिन जो है वो 5HT2 रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में वही है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या है कि ये सिडेशन कॉज कराता है, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिनिक है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम किस्म की सेडेशन कॉज कराएगा। जिस तरह ये देखो आगे उसने एग्जांपल में दिया, मिटाज़ेपिन इज़ मार्क्डली सेडेटिव विच इज़ अच्छा, ये एडवांटेज है डिप्रेशन के केस में, क्योंकि डिप्रेशन के केस में मोस्टली ये होता है कि उनको डिफ़िकल्ट स्लीप, नींद में मुश्किलात आती हैं उनको। तो मिटाज़ेपिन का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये सेडेशन कॉज कराता है, तो उन पेशेंट में ये भी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये एपेटाइट को बढ़ाता है, और जो वेट गेन है, एपेटाइट इंक्रीज़ होता है। ये आप यहाँ पे याद रखना कि एपेटाइट आपकी ज़्यादा हो जाती है और आपका जो वेट है वो गेन कर लेता है, अक्सर ही ज़्यादा हो जाता है। उस वक़्त के बाद वो कहता है कि मिटाज़ेपिन का एडवांटेज क्या है, इससे साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा वो कहता है कि ये एंटी मस्करीनिक है। एंटी मस्करीनिक इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एंटी मस्करीनिक इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब कि ये एंटी मस्करीनिक नहीं है, सॉरी। तो वो कहता है कि जब ये एंटी मस्करीनिक नहीं है तो इसके जो एंटी मस्करीनिक लाइक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो टीसीए जो हम अभी पढ़ेंगे, जो टीसीए के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू टीसीए इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। और दूसरा ये इसका जो मेन है, और जो इसका एसएसआरआई से मेन जो इसका डिफरेंस है वो क्या है कि ये सेक्सुअल जो डिसफंक्शन, यहाँ पे फंक्शन या डिसफंक्शन आना है, सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं कॉज कराता है, जबकि एसएसआरआई जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज करा देते हैं। उनकी निस्बत ये बेहतर है। अच्छा, उसके बाद वो अगली अगले ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद वो कहता है निफाडोजोन और ट्रेजोडोन, निफाडोजोडोन और ट्रेजोडोन, उसके बारे में वो कहता है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है। सेरोटोनिन के रीअपटेक, जब सेरोटोनिन का रीअपटेक नहीं होगा तो ये भी क्या करेगा, सेरोटोनिन का लेवल सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर बढ़ा देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका डिप्रेशन की ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद वो कहता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक जो F5HT2A रिसेप्टर है ना, उसको ये ब्लॉक कर देता है। आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है। अगर फिर भी अगर आपने जाना है तो आपकी मर्ज़ी, आप सर्च कर सकते हो कि ये कैसे क्यों ब्लॉक करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि इसके बारे में अभी क्लियर कट नहीं है, तो काफ़ी थ्योरीज वगैरह इसके बारे में आती रहती हैं, तो आपने अगर फिर भी पढ़ना है तो आपकी मर्ज़ी है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स वही हैं, क्योंकि ये भी H1 हिस्टामिन जो हमने पिछली केस में ड्रग के केस में पढ़ा, मिटाज़ेपिन के केस में, वो भी ये भी हिस्टामिन ब्लॉकिंग थी, ये भी H1 ब्लॉकिंग है, तो ये भी सेडेटिंग है। और जो ट्रेजोडोन है इस कॉमनली यूज़ ऑफ लेबल, हम इसको ऑफ लेबल यूज़ करते हैं इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए। इसको भी हम इंसोम्निया जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें नींद मुश्किल से आती है, तो ऑफ लेवल हम इसको यूज़ करते हैं कि इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए। और जो ट्रेजोडोन है वो प्राइएपिज्म कॉज करा देता है। ये क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म इरेक्शन होती है ये पीनस की, इसको हम कहते हैं प्राइएपिज्म। और निफाजोडोन होता है वो क्या कॉज कराता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर की टॉक्सिसिटी कॉज करा देता है। और जो दोनों एजेंट्स हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट अल्फा 1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट हैं। ये अल्फा 1 जो रिसेप्टर है उसके एंटेगोनिस्ट हैं, तो ये क्या कॉज कराएंगे, ऑर्थोस्टेसिस और डिजीनेस। डिजीनेस नींद सुस्ती होती है, नींद कह लो आप उसको। ऑर्थोस्टेसिस का मुझे कंफर्म नहीं पता, आप अगर आप सर्च करो तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे याद नहीं था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या था, तो आप ज़रूर सर्च कर लेना। उसके बाद है वोटियोजिटीन, मेरे ख्याल ये लास्ट ड्रग है, इसके बाद एक ही और ड्रग है, हाँ एक और है वोटियोजिटीन। अच्छा, वोटियोजिटीन के केस में क्या है, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए।
वोटियोज़िटीन क्या है कि ये भी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। सबसे पहले तो ये एसएसआरआई तो है ही है। अब जो एसएसआरआई की जो फैमिली है उसमें इसको क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये एसएसआरआई के अलावा और भी बहुत काम कर रहे होते हैं। जैसे आप देखो कि 5HT1A जो रिसेप्टर है उसको ये एगोनिस्ट है, उसका एगोनिस्ट है, जबकि 5HT3 का और 5HT7 का ये एंटेगोनिस्ट है। तो इसकी वजह से हम इनको एटिपिकल ड्रग्स के अंदर शुमार करते हैं। सो इसलिए इसके लिए जो मोस्टली जो ना अब सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिशन कर रहा है, इसका मतलब है डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन जो बाकी काम कर रहा है, इसको एगोनिस्ट कर रहा है, इसको एंटागोनाइज कर रहा है, वो अनक्लियर है उसकी जो एक्टिविटीज़ है अदर दैन इनहिबिशन ऑफ सेरोटोनिन अपटेक। अब हमें इसका तो पता है कि जो सेरोटोनिन अपटेक कर रहा है तो इसका मतलब रीअपटेक को इनहिबिट कर रहा है, तो क्या मतलब है डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में अभी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको बस यही याद रखना है। इसके जो साइड इफेक्ट्स में वही है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि इसके सेरोटोनर्जिक मैकेनिज्म जो है, सेरोटोनर्जिक जो इसका मैकेनिज्म है उसकी वजह से, जो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। इसी तरह विलाज़ोडोन है, इसका भी बिल्कुल सेम है, ये सेरोटोनिन रीअपटेक का, इसकी वजह से ये डिप्रेशन की ट्रीटमेंट करता है, लेकिन ये साथ 5HT1 का एगोनिस्ट भी है। तो इसलिए जो 5HT1 जो इसकी रिलेशनशिप एक्टिविटी है वो अननोन है कि 5HT1 जो एगोनिस्ट है ये क्यों है और ये क्या काम करता है, वो उसकी जो हमें उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो हमें नहीं पता, जैसे बाकी ड्रग्स के केस में। इसलिए हमने इनको एटिपिकल ड्रग्स के अंदर शुमार किया है। और यही जो पॉसिबल मैकेनिज्म है, जो 5HT1 का जो मैकेनिज्म है वो यूनिक है एसएसआरआई के। इसका मतलब है कि एसएसआरआई में और विलाज़ोडोन में यही फ़र्क है कि एसएसआरआई सिर्फ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, जबकि जो ये वाली ड्रग है ये 5HT1 का पार्शियल एगोनिस्ट भी है। तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। उसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो सिमिलर हैं एसएसआरआई की निस्बत, और जो इसका डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम है वो भी रिस्क होता है अगर इसको अब्रप्टली स्टॉप कर दिया जाए। अगर अचानक इसको रोक दिया जाए तो इसका भी डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स के बारे में डिटेल मैंने एसएसआरआई में डिस्कस कर दी थी। अगर आपने देखनी है तो आप वहाँ जाके सुन सकते हो कि डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स कौन से होते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो का इंतज़ार। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।